इस वक्त जहां पूरी दुनिया का फोकस गाजा में होने वाले इजराइल पैलेस्टाइन वॉर पर है, वहीं दूसरी तरफ पिछले 1.5 सालों से जारी रशिया और यूक्रेन वॉर में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। नाटो कंट्रीज जैसे कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम सब अमेरिका और यूक्रेन को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो रशिया के साथ डील करके इस वॉर को खत्म करे, और इवन इस डील के बदले अगर रशिया को कुछ देना भी पड़े तो इट्स टोटली फाइन। वेस्टर्न नेशन के इस 360 टर्न को खुद अमेरिका के न्यूज़पेपर ही दुनिया में उजागर कर रहे हैं। टाइम मैगजीन, जिसने साल 2022 में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को द पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया था, अब वही टाइम मैगजीन कह रहा है कि जेलेंस्की इस वॉर में बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। टाइम मैगजीन ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को यह लगता है कि वेस्टर्न पावर्स ने उन्हें धोखा दिया है और इसकी वजह से उनका विरोध यूक्रेन में भी बहुत बढ़ रहा है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अमेरिका और 31 अदर नाटो मेंबर्स आखिर अकेले रशिया के सामने कैसे फेल हुए, और दूसरी तरफ इतने मीडिया प्रोपेगेंडा, इतने वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद भी रशिया आज भी इतना पावरफुल कैसे है कि इतने सारे नाटो मेंबर्स होने के बाद भी ये रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। रूस यूक्रेन वॉर 21st सेंचुरी की वो हिस्टोरिकल वॉर साबित होगी जिसमें दुनिया अमेरिका की सुप्रीमेसी से निकलकर एक मल्टीपोलर बनने जा रही है। 24 फरवरी 2022 के दिन रशिया ने करीब 3 लाख फौजियों और लगभग 1000 टैंक्स के साथ इन 3 साइट्स से यूक्रेन पर हमला कर दिया। रशियन आर्मी का गोल था कि जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पर कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन यूक्रेन ने रूस के इतने बड़े अटैक और कीव के ऊपर रशियन आर्मी के कंट्रोल को वेस्टर्न कंट्री से मिले वेपन्स की मदद से करीब 1.5 सालों से रोके रखा। मगर आज करीबन 2 साल बाद रशिया इन हाईलाइटेड एरियाज में अपना कंट्रोल ले चुका है। हालांकि पिछले 1.5 सालों से वेस्टर्न कंट्रीज बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार यूक्रेन को भेज रहे हैं, और वेस्टर्न मीडिया भी दुनिया को ये बताने में लगा हुआ है कि यूक्रेन ये वॉर जीत रहा है और रशिया की इकोनॉमी बर्बाद होती जा रही है। साथ ही दावा किया जा रहा था कि पुतिन की गवर्नमेंट रशिया में जल्द ही गिरने वाली है। रशिया के ऊपर लगे सैंक्शंस का असर रशिया पर तो नहीं हुआ, बल्कि इन सैंक्शंस का रिवर्स इम्पैक्ट यूरोप के आम लोगों को ही झेलना पड़ा। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के कहने पर रशिया के ऑयल और नेचुरल गैस का यूज तो बंद कर दिया, पर इसकी वजह से पूरे यूरोप को दूसरे देशों से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करनी पड़ी, जिससे पूरे यूरोप में रिसेशन टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। यूरोपियन कंट्रीज ने दूसरे देशों से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करने के लिए रशियन गैस के मुकाबले 4 से 5 गुना ज़्यादा रेट्स पर गैस एंड ऑयल इंपोर्ट की है। और तो और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की वजह से जर्मनी की सबसे बुरी हालत हो चुकी है। वेस्टर्न मीडिया का ये क्लेम कि सैंक्शंस के बाद रशियन इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है बिल्कुल भी सच नहीं, बिकॉज तकरीबन 100 कंट्रीज ने रशिया के खिलाफ वेस्टर्न सैंक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया, जिनमें दुनिया की बड़ी इकोनॉमी इंडिया, चाइना, ब्राजील, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब कंट्रीज ने रशिया के ऊपर वेस्टर्न सैंक्शंस को रिजेक्ट किया, बिकॉज रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लायर है। दरअसल रशिया नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल है। रशिया के पास दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस, दुनिया के सबसे बड़े कोयले और दुनिया के 6ठे सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं। इसीलिए रशिया को साइडलाइन करना इतना भी आसान काम नहीं। इस वॉर से पहले जहां इंडिया रशिया से सिर्फ 3% क्रूड ऑयल ही इम्पोर्ट करता था, जबकि आज इंडिया का 45% क्रूड ऑयल रशिया से इम्पोर्ट हो रहा है। इसी तरह से चाइना और रशिया में भी वेस्टर्न नेशन के खिलाफ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, जिसके मुताबिक चाइना रशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा और बदले में रूस चाइना को आधे रेट्स में क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से चाइना की डिपेंडेंसी गल्फ नेशन के ऊपर कम होगी, जो चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ी कमजोरी भी है। जापान, जो रूस के ऊपर सैंक्शन लगाने में सबसे आगे था, उसने ही सबसे पहले अमेरिकन सैंक्शंस को नजरअंदाज कर फिर साल 2022 में रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और अमेरिका, जिसकी सबसे बड़ी राइवल कंट्री रशिया है, उससे ही अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी ने बिलियंस ऑफ डॉलर के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे। इसी तरह वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस के बाद रशिया का सारा ट्रेड नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में शिफ्ट हो गया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज किर्गिस्तान, जॉर्जिया और इंडिया मिडलमैन के तौर पर काम कर रही है। यूरोप का सारा माल इन कंट्रीज में आता है और फिर यहाँ से ये माल सीधे रशिया एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से रशियन क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट किया जाता है और फिर भारत में जामनगर रिफाइनरी में क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करके इसे यूके, फ्रांस, जर्मनी और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंडिया को इस रूस यूक्रेन वॉर में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ।
इसी तरह रशियन करेंसी रूबल भी अपने प्री वॉर वाले लेवल पर पहुंच गई है, क्योंकि जब रशिया पर सैंक्शन लगे तो रशियन गवर्नमेंट ने फॉरेन करेंसी परचेस करने पर बैन लगा दी। साथ ही रशियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट कंपनी से भी कहा कि वो अपने 80% प्रॉफिट्स रूबल में रखे, और रूबल की इसी हाई डिमांड की वजह से रशियन करेंसी पिछले 8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। सो द कंक्लूजन इज स्ट्रॉन्ग करेंसी, कंटिन्यूअस कैश फ्लो और अल्टरनेटिव ट्रेड पार्टनर की वजह से पुतिन ने एक ऐसी इकोनॉमी खड़ी कर ली है कि वो अगले 3 साल भी आसानी से इस वॉर को सस्टेन कर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और दूसरे वेस्टर्न नेशन इस वॉर को शायद लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सके। आज सबको बड़े ही ओपनली नजर आ रहा है कि अमेरिका अब इजराइल पैलेस्टाइन वॉर और हुती रिबेल्स के बहाने इस वॉर से बाहर निकलना चाहता है। अब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को भी समझ आने लगा है कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। वेस्टर्न मीडिया के सारे न्यूज चैनल से अब रूस यूक्रेन वॉर पूरी तरह से गायब है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया अब इजराइल गाजा वॉर में बिजी है। और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि पब्लिक लेवल पर भी हमें यह शिफ्ट नज़र आ रहा है। पिछले महीने ही अमेरिका में एक पोल रिलीज हुआ जिसमें नज़र आया कि अमेरिकन सिटीजन्स ने कहा कि अमेरिका बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड्स यूक्रेन को दे रहा है। और ऐसे में अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि यूक्रेन अगर अमेरिका और नाटो की बात मानकर पीस ट्रीटी मान लेता है तो उसमें सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, नाटो और अमेरिका को लेकर भी एक अलग ही मैसेज दुनिया में जाएगा। और यूक्रेन इस पीस ट्रीटी में अपना 25% लैंड भी खो सकता है, और इस वॉर का सारा ठेकरा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के ऊपर आएगा।